चलो ठीक है, ये कहाँ से हमने पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट, यहाँ से शुरू करना है। तब इन्होंने इस जो पूरे एक्ट में स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ एजुकेटिंग बॉडीज़ है, कुछ अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ बनाई। उन बॉडीज़ के हिसाब से उन्होंने बोला कि दीज आर द वंस हु आर एक्चुअली द हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग और टेकिंग केयर ऑफ द एक्ट, ऐसा, राइट। तो पहला उन्होंने IBBIA, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बनाया। अब ये वन ऑफ द क्या, ये दिस इज द मेन रेगुलेटर ऑफ इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स। ये सबसे ज़्यादा इनका काम यही होगा कि पूरा का पूरा रेगुलेट करेंगे। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ तो हम हमारे CMSL में हमारा जैसे पूरा स्टॉक मार्केट का मेन सेबी है ना, वैसे ही IBBI, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया was established on 1st October 16. It is a unique regulator which regulates a profession as well as process under the code, right? Its role includes overseeing the functions of insolvency intermediaries, etc., insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities, ठीक है। तो ये सबको in all सबको ये regulate और oversee और administer करता है, right? It is the main board. Second paragraph 188(2) of the code provides that the board shall be a body corporate having purpose in succession and a common seat with power subject to the provisions of this code to acquire and hold and dispose of the property both movable and immovable and to contract and shall abide by the said name, sue or be sued। हाँ ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन लिखी है, राइट। एज पर सेक्शन 189 क्या बोला, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स other than ex officio members shall be 5 years or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier, and they shall be eligible for reappointment, ठीक है। तो बस ये इसके अंदर मैंने टोटल as per this term of office members other than shall be 5। अदर देन हाँ, तो ये ना इसमें ना टोटल 10 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 ऑफिशियो मतलब अदर देन एक्स ऑफिशियो होंगे, दूसरे होंगे, और 5 एक्स ऑफिशियो भी होंगे। जो अदर देन एक्स ऑफिशियो ब्रैकेट में लिखा है ना, तो वो है। और जो मेन वाले मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली जैसे वो बोल दिया कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस दे दिया है कि 5 years और 65 years का एज, राइट। अब उन्होंने 190 पर रिमूवल बोला कि अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है तो कैसे। 190 empowers the central government to remove a member from office if he खुद ही बेचारा अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट हो गया, राइट। एज पर देखो अंडर पार्ट 3 क्यों लिखा है, क्योंकि पार्ट 3 इंडिविजुअल से डील करता था, तो इसीलिए ही उस इंसान के लिए लिखा ना कि वो इंसान पार्ट 3 के हिसाब से अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट हो गया, हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस which in the opinion of the central government involves moral turpitude or has abused his position to render his continuation in office in the public ministry। डन है, समझ में ये है क्या, मतलब रिमूवल मतलब उस बोर्ड से रिमूव कैसे। हाँ, IBBI बोर्ड है, उसके अंदर हमारे 10 मेंबर हैं, उसमें से कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से होते हैं, जो पार्ट टाइम से होते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो वो मेंबर्स होते हैं। मान ले कि अच्छा हम ऐसा ज्ञानी हो गए, अभी हम CS के कॉर्पोरेट लॉस के सब कुछ, तो कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर कॉर्पोरेट बनने की एक्सपर्टीज चाहिए, तो तुम्हें बुलाया जाएगा कि तुम 1 महीना हमारे पास रहो या तुम कुछ सर्विसेज दो हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो तुम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए। तुम्हारा इस IBBI के साथ लेना देना एग्जैक्टली नहीं है, तुम्हें अपनी सर्विस देनी निकल जाना है, राइट। ये एक चीज़ होती है। दूसरा मेन मेंबर्स हो गए, जो वो मेन मेंबर्स होंगे ना वो 5 हैं। अब उन 5 के लिए टर्म दे दिया कि उनका 5 साल का टर्म है, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है और 65 ईयर्स तक की एज तक है। अब वो 5 जो थे ना उनको निकालने की बात हो रही है कि अगर वो 5 को अगर निकालना पड़ा तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, वही दिया हुआ है कि पहला खुद IBB बोर्ड से ना, बोर्ड से, हाँ बोर्ड से एग्जैक्टली, वो बोर्ड का ही मेंबर है, बोर्ड से ही निकाल रहे हैं। इंसॉल्वेंट हो गया, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड और अब्यूज्ड डिस्पोजिशन, राइट। उसके बाद अगेन 190 में वो लास्ट में वही दिया हुआ है कि अगर उसको OBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी निकालने से पहले, राइट। डन। देन नेक्स्ट यू हैव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अगेन the 196 of the Insolvency and Bankruptcy Code provides that the board shall, subject to the general direction of the central government,
परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ऑल और एनी बोल दिया मतलब ये लिस्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव माने बस इतनी सी नहीं है, इससे अलावा भी ठीक है, हो सकता कोई लिस्ट अगर एग्जॉस्टिव होती है तो वो लिमिटेड होती है कि भाई 4 पॉइंट तो 4 5वां है नहीं, ठीक है, इंक्लूसिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर, राइट। तो अगर तुम ये वाले लिखते हो तो ठीक है, अगर कोई और अलग पॉइंट लिख देते हो तो भी वो गलत नहीं होगा, ऑफ कोर्स रेलेवेंट सा होना चाहिए, राइट। तो इनके पावर्स अब उन्होंने इसकी भी आई थिंक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया होगा, कुछ देख लो, जो याद होंगे वो मार्क कर लेना। पर में ये रजिस्टर करना, इंसॉल्वेंसी एजेंसीज को, प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करते हैं, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलेशन एक्सेट्रा। देन यू हैव अगला, स्पेसिफाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अगर कोई को रजिस्टर होना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस क्या होगी, स्पेसिफाई रेगुलेशंस, ले डाउन रेगुलेशन, मिनिमम करिकुलम। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे उनका एग्जाम कैसे होगा, उनका क्या प्रॉपर तरीका होगा। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होंगे वो इंसॉल्वेंसी में हेल्प करेंगे कि उनकी स्टडी में हेल्प करते हैं इंसॉल्वेंसी नहीं प्रोफेशनल? नहीं, जैसे हम जैसे CACS हैं वैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, वो सारा काम देखेंगे, ठीक, डन। वही अब ये सारे पॉइंट्स है, कैरी आउट इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटर द परफॉर्मेंस, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, स्पेसिफाई रेगुलेशन, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, सब डन। तो ये आपको वही 5-6 पॉइंट्स मार्क कर लेना जो तुम्हें काम के लगते हैं। Then you have section 196(2) of the code further provides that the board may make model bylaws to be adopted by the insolvency professional agencies which may provide for, understand, IBBI is the board, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मैं नाम ऐसे बोलूँगी तो तुम्हें समझ में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब जैसे CACS होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मतलब जैसे ICAI, ICSI, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट जो इनको मॉनिटर कर रहा है, राइट। तो उन्होंने देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के लिए बोला कि दे मे मेक बायलॉज टू बी अडॉप्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, कि तुम इस तरीके से काम करो, राइट। तो जब हम केस रजिस्टर करते हैं एजेंसी के पास जाते हैं? नहीं 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 नहीं, वो हम बोर्ड के पास, NCLT के पास, वो तो एजुकेटिंग बॉडीज के पास जाएंगे ना, ये तो वो लोग हैं जो इंसॉल्वेंसी करवाएंगे। अच्छा। जैसे कि अगर मान ले कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है तो एक प्रोफेशनल आएगा जो आपके एसेट्स बेचेगा, राइट। जैसे हम जाते हैं ऑडिट करने, वो आएगा कंपनी बंद करने। इनके अंदर काम करते हैं ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो अपॉइंट करते हैं प्रोसेस के लिए, हाँ, इस एजेंसी के अंदर काम करते हैं ना, तो सारा हाँ, ठीक है। अब तुम्हारा पहला इन्होंने बोला द मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, देखो सॉरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस इसका मतलब भाई कि अगर एजेंसी को बोल दिया कि भाई तू ऐसा एग्जाम रख, इतना पासिंग मार्क्स रख, इतना उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना उनको चीज़ें आनी चाहिए, जैसे हमारा कितना कुछ है उस हमने पढ़ा था ना CMAND में, रिव्यू बोर्ड होना चाहिए, एक हमारा पीयर रिव्यू होना चाहिए, वो अलग अलग चीज़ें आपको, उसके बाद भी आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स लेती रहनी पड़ेगी। तो सिंपल उनको भी बोल दिया कि भाई प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उनका एक मिनिमम इतना रिक्वायर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल एथिकल कॉन्डक्ट दे दिए, हमें भी तो है एथिक्स क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड, ये वो सब कुछ है। रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट ऑफ पर्सन्स एज मेंबर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि वो कैसे एनरोल करवाएंगे मेंबरशिप अगर उनको लेनी है तो, फिर वही सारा कुछ। मैनर ऑफ ग्रांटिंग मेंबरशिप, सेटिंग अप अ बोर्ड फॉर इंटरनल गवर्नेंस, हमारा भी है ICSI का प्रॉपर बोर्ड है कि जो देखता है, डिसिप्लिनरी कमिटीज हैं, राइट। Information required to be submitted by members, including the form and the meeting of submission of such information article. Specific classes of persons to whom service shall be provided at concessional rates, हमारा है ना ये भी, आर्म्ड फोर्सेस वाले से फीस नहीं लेते हैं, राइट। तो अलग अलग सर्विसेज हैं। फिर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, राइट, कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर 196(3) states that the board shall have the same powers as are vested in the civil code under the code of सिविल प्रोसीजर, और बोर्ड के वही पावर्स सिविल कोड के वो 3 हमने याद किए हुए हैं, डन है। फिर तुम्हारा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स कौन है, जो एजेंसी करेंगे, जो इंसॉल्वेंसी हाँ, जो CACS वाले, द एक्सपर्ट्स जो टेक द मैटर्स, जो ध्यान रखते हैं चीज़ों का, राइट, करवाते हैं एक कंपनी की इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को, आया समझ। तो उन्होंने द कोड प्रोवाइड्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू एक्ट एज इंटरमीडियरी इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। देखो ये कंपनी के अंदर आएंगे, कंपनी का इंसॉल्वेंसी करवाएंगे, रेजोल्यूशन होगा, हम जाते हैं कंपनी में एक थर्ड पार्टी बनकर और कंपनी का ऑडिट करते हैं और फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये लोग आएंगे कंपनी का इंसॉल्वेंसी करवाएंगे कि भाई कंपनी रिजॉल्व हो सकती है,
रीबर्थ इसका हो सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई रेजोल्यूशन प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, ये वो करने आएंगे। नहीं पॉसिबल होगा तो फिर इवेंचुअली रिसीवर भी आएगा, अपॉइंट करेंगे, दे माइट अपॉइंट अ रिसीवर और एक्ट एज रिसीवर, क्योंकि रिसीवर कोर्ट अपॉइंटेड होगा तो मोस्टली नहीं होगा ऐसा, सेम पर्सन नहीं होगा, राइट। तो दे विल इधर गिव द मैटर इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो बेच डालो अब सब कुछ, राइट। उसके अलावा इनका वो काम होगा कि क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाना कि कौन बंदा है जिसको पैसे अभी देने हैं, राइट, सब कुछ। तो तुम्हारा द कोड प्रोवाइड्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. Insolvency professionals are a class of regulated but private professionals having minimum standards of professional ethical conduct. हाँ ठीक है. 319 of the code defines an insolvency professional as a person enrolled under section 206 with an insolvency professional agency as its member and registered with the board as an insolvency professional under section 207. Done? ठीक है. आ रहा है समझ? भाई सीएस कौन होता है? वही ना जो सीएस एज रजिस्टर्ड एज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, बस उन्होंने भी वही बोला, राइट। नेक्स्ट फिर अगर एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, भाई 206 lays down that no person shall render his service as insolvency professional under the code without being enrolled as a member, easy, and registered. और 207 further lays down that every insolvency professional shall after obtaining the membership and insolvency professional agency register himself with the board. हाँ ठीक है, मेंबरशिप बनने के बाद रजिस्टर करवा लेना, डन है, कुछ अलग नहीं लिखा है, घुमा के लिखा है बस। थर्ड पैराग्राफ, IBBI हैज फ्रेम्ड regulations and to regulate the work of professionals. Done? Functions and obligations of insolvency professionals. अब इनको बोला गया कि जैसे कि ना ये है ना एक वो है अभी जैसे सीएस का क्या काम होता है, सीएस को जाके ऑडिट करना है, राइट, तुम समझते हो, पर उसके अलावा के सीएस का एक यही काम है। अगर एक सीएस को हमने अपॉइंट किया है एज एन एनवायरमेंटल ऑडिटर, राइट, तो वो वाला काम करेगा। अगर उसको फाइनेंशियल्स के लिए अपॉइंट किया वो काम करेगा। अगर उसको तुमने अपॉइंट किया है कि भाई तो कंपनी का सारा कंप्लायंसेस दे, तो वो कंप्लायंस ऑफिसर की तरह काम करेगा, राइट। तो इसमें ना इन्होंने अगेन वो पूरा इकट्ठा बनाया हुआ है कि भाई वो ये सब काम कर सकता है, जिसके लिए उसको अपॉइंट करोगे वो काम कर देगा, राइट। फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस अंडर ये सारी फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है। शुरू से कोई कंपनी को अगर नया शुरू करना है या उस तरीके से होगा, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में काम कर सकता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में काम कर सकता है, इंडिविजुअल बैंकरप्सी में काम कर सकता है, लिक्विडेशन में काम कर सकता है, राइट। तो उन्होंने सिर्फ फंक्शन नहीं बताया, एरिया सा बता दिया कि यहाँ तक उसका है, स्कोप है, राइट, एग्जैक्ट वर्ड। 208(2) mandates that every insolvency professional shall abide by the following code of conduct, ठीक है। reasonable care, law, comply with the requirements and conditions, bylaws, allow agency to inspect its records, submit a copy of records of every proceeding before the adjudicating authority to the board as well as the insolvency professional agency of which he is a member, and lastly perform his function in such manner as may be specified। इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड होगा यहाँ पर ना ऐसे नहीं IBBC तो होगा इसका, नहीं to submit a copy of the record of every proceeding before the adjudicating authority to the board, तो board IBBI होगा। adjudicating authority is कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस हो तो NCLT या वो DRT, ठीक है, राइट, डन। कोई डाउट यहाँ तक? अगला पैराग्राफ इन्होंने, हाँ ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। अभी एजेंसीज आर लाइक द ICAI या ICSI, राइट, दीज आर द एजेंसीज जिसके अंदर ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एज अ मेंबर या एज रजिस्टर्ड होंगे, राइट। तो अब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली सेकेंड पैराग्राफ से ही पढ़ते हैं। एजेंसीज आर डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट द प्रोफेशनल्स, दीज एजेंसीज एनरोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, प्रोवाइड प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स, है ना, हमको कोर्स एजुकेशन दे रहे हैं, वैसे ही इनको भी पूरा प्रॉपर कोर्स दिया जाता है कि कैसे पढ़ना है क्या, टू इट्स एनरोल्ड मेंबर्स एंड एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑन फॉर देयर फंक्शन सिमिलर विद अस, राइट। दे ऑल्सो इशू ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट टू द IP एनरोल्ड विद देम। ये भी होता है जैसे अगर हम एज अ CS बन गए, राइट, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, पर कुछ CS ICSI के साथ एनरोल्ड होते हैं जो पीयर रिव्यू की तरह भी काम करते हैं, राइट। तो जो उनके साथ एनरोल्ड होंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वो उनके वाले काम भी करेंगे, इजियर, ठीक है। हाँ इसमें कुछ और है,
हाँ नहीं ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, फॉलोइंग आर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज रजिस्टर्ड अंडर द कोड। सी हमारा भी नाम है यहाँ पर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हमारे साथ हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यू विद द ICSI कैन बी एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तुम्हें अगर कभी अपने मेल चेक करना, कई बार आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए हाँ जी। राइट, ये है क्योंकि उन्होंने अपना अलग से बोर्ड नहीं बनाया है। दीज आर द पर्सन्स हु आर एक्टिंग एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, ठीक है। तो तुम्हारा ये वही ICI ICSI और तुम्हारा CMA वाला भी डन। उसके बाद तुम्हारा दो अकॉर्डिंग टू 204 सेक्शन है ऑफ द कोड, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। सेम ही होगा। सही में मेंबरशिप देना, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट मॉनिटर करना, सेफ गार्ड करना, सस्पेंड करना, बोर्ड की सेम। सिमिलर है, आ रहा है समझ। उसके बाद तुम्हारे एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब एजुकेटिंग अथॉरिटीज तुम्हारी दो होंगी, एक NCLT और एक DRT, राइट। NCLT अंडर पार्ट 1 और नहीं पार्ट 2। पार्ट 2, NCLT अंडर पार्ट 2 कंपनीज के बारे में पार्ट 2 में लिखा है, इंडिविजुअल्स के बारे में पार्ट 3 में लिखा है, राइट। तो DRT अंडर पार्ट 3 आ रहा समझ, डन। तो सेक्शन 5(1) of the code provides that adjudicating authorities for insolvency resolution and liquidation for corporate person means NCLT under 408 of the Companies Act, and section 65 of the code further provides that Pakistan anything containing the contrary in any other law for the time being in force, NCLT shall have jurisdiction to entertain or dispose of the applications or claims or questions. Done. NCLT के पास ही पावर है अगर कॉर्पोरेट की बात हो रही होगी तो डन है। उसके बाद 63 of the code excludes the jurisdiction of the civil court. It provides that no civil court or authority shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter on which NCLT or NCLAT has jurisdiction under this code. Right? Civil court के पास authority नहीं है, डन है। Similarly, in case of individuals and partnership firms, the adjudicating authority for insolvency resolution will be DRT, Debt Recovery Tribunal, consisting ठीक है section this, डन है। कुछ जो नहीं समझ में आया, पक्की बात, बढ़िया। उसके बाद मैंने अगेन वही इनका एजुकेटिंग अथॉरिटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का पावर दे दिया कि उनके पास क्या काम है, डिस्पोज ऑफ क्या जुरिस्डिक्शन होगा, ये 3 पॉइंट्स। कोई भी सूट जो इंडिविजुअल लेटर के लिए है, कोई भी क्लेम, कोई भी क्वेश्चन और प्रैक्टिस, सेम वर्ड्स लिखे, वो कॉर्पोरेट के लिए था, ये इंडिविजुअल के लिए है, डन। फिर तुम्हारे पास है 180 ऑफ द कोड excludes the jurisdiction of civil courts, again similar, right। फिर इसमें थर्ड लाइन में आओ, the thus the insolvency and bankruptcy code मिला, मतलब वही उसके बाद है ना, the court proposes 2 tribunals, है ना, 2 tribunals है हमारे पास to adjudicate insolvency resolution cases. In the case of insolvency of companies and limited liability partnerships, we have NCLT, while the cases of involving individuals, we have DRT. Then अगर अपील करना है तो NCLT के खिलाफ अपील जाएगा NCLAT के पास, एंड देन आफ्टर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फॉर इंडिविजुअल्स DRT से DRAT के पास, एंड देन आफ्टर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डन। कुछ दिक्कत दुख तकलीफ समस्या, बढ़िया। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या थी एक तरीके का, हमने पीछे वो तो डेटाबेस, शाबाश, एग्जैक्टली। डेटाबेस जो हमने बनाया है शुड बी अवेलेबल फॉर मतलब वही प्रॉपर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और सब कुछ उसके अंदर है ऑफ ऑल दी कंपनीज, राइट। तो प्रॉपर डेटाबेस बनाया। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एज अ पर्सन इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड एज एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर सेक्शन 210। एक वही उन्होंने एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन सब बना दिया जिसके पास सारा प्रॉपर डेटाबेस दिया जाएगा, राइट। तो अब व्हेन द इंसॉल्वेंट सॉरी while the insolvency professionals assist in insolvency resolution, है ना, envisaged in the code, the information utility on the other hand collect, collate, authenticate and disseminate financial information. The purpose of such collection, collation, authentication, dissemination and financial information of debtors is to facilitate swift decision making in the resolution proceedings. मैंने तुम बताया था ना कि डेटर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगी। अभी अगर कोई एक कंपनी को किसी भी इंसान ने कोई लोन दिया है या कि कुछ ऐसा प्रॉपर लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, तो इन्फॉर्मेशन अगर एक जगह पर होगी तो तुम्हें प्रॉपर मतलब ईजी स्विफ्ट पता लग जाएगा। ये काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हैं डेटा वगैरह प्रोवाइड हाँ एक तरीके से। ये एक बंदा है, बंदा नहीं है, लिखा उन्होंने ऐसा है, हाँ इसी इसी बात। पर्सन क्यों लिखा है?
जैसे वो कंपनी लॉ में पर्सन क्या होता है, सब कुछ होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है बस, एक आदमी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। पर ये आदमी नहीं है, इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि जो भी है मतलब वो डाटा कलेक्ट करता है जो भी हाँ चीज़ है। हाँ, जो वो हाँ गुमनाम है वो जो है पर्सन, वो डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखता है। अब जैसे मान ले कहीं पर अगर मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, उसका दिवाला निकल गया, राइट, तो मैंने कुछ 15,000 लोगों से लोन ले रखे थे, थोड़े थोड़े ट्रेड क्रेडिट्स थे, बड़े बड़े लोन्स थे। जो बैंक वाला है वो तो निपट जाएगा, पर अगर मान ले कोई इंडिविजुअल से किसी से लोन लिया है तो क्या मैं किसी को बताने थोड़ी जाऊंगी कि मेरे पे केस चल रहा है, भाई मैं इंसॉल्वेंट होने वाली हूँ, राइट। इसीलिए ही वो एक प्रॉपर डेटाबेस बनाया जाता है कि इस इंसान का इस बंदे के साथ लोन है, तो पूरे डेटर्स की लिस्ट, एक कौन सा कंपनी के डेटर्स सारे जो भी होंगे, जिसको जिसको पैसा देना है, सबका एक वो लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि कल को अगर मंदी हुई या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इन सब लोगों को नोटिस जाए कि सुनो इस कंपनी को तुमने लोन दिया था, इस कंपनी का तुम्हारा पैसा है, वॉटेवर, वो सारा का सारा देना बाकी है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से आ रहा है समझ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या नहीं, क्योंकि डेटर क्रिएटर में कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो पढ़ते हैं एंड देन वील कम बैक टू इट अगेन, ठीक है। देखो द पर्पस ऑफ दिस इज टू of debtors is to facilitate swift decision making and the resolution proceedings. देखो Insolvency and Bankruptcy Board of India oversees the functioning of information utilities. The Insolvency and Bankruptcy Board of India has framed the information utilities regulation. These regulations are amended from time to time. इनको obligation पढ़ोगे तो hopefully better समझ में आएगा, पढ़ते हैं। They create and store financial information in a universally accessible format. They accept electronic submissions of financial information from persons who are under obligation to submit financial information. सब अपने मर्जी से तो जाएंगे नहीं, जिससे इन्फॉर्मेशन दिलवानी होगी उससे करेंगे। Except in a specified form and manner electronic submissions of financial information from persons who tend to, और जिसका मन है सबमिट करने का उससे भी ले रहे हैं। Meet such minimum service quality standards, ठीक है, जो उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होंगे उस हिसाब से वो अपना काम करेंगे। Get the information received from various persons, provide access to information stored by to persons who intend to use it, publish the statistical information and have interoperability with other information utilities. आ रहा है समझ। तो इवेंचुअली ये सारा फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा करके रखते हैं, जब जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे यूज होगा, राइट। कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है अब तक, राइट। They have the entire information for the debtors to use it. डेटर कौन होता है, जो पैसा देने वाला है, राइट। उसने लोन लिया था, वो हमें पैसा देगा। अगर इंसॉल्वेंट होगा तो कौन होगा, डेटर होगा, राइट। तो सारे वो जो डेटर्स है ना उनकी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। उसके अलावा सारे एंटायर कंपनी लॉ फ्रेम सबका रखा हुआ है। अगर मैंने मान ले कुछ ऐसा हो सकता है ना, इफ आई हैव, अगर तुमने मुझसे लोन मांगा, राइट, और मुझे तुम्हें लोन देना है या नहीं देना है वो मैं कैसे पता करूँ? तुम थोड़ी मेरे को बताओगे कि मेरे कितने लोन चल रहे हैं, पेंडिंग है, क्या नहीं है, राइट। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है तो इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, राइट। तो मैं इसलिए वो बोलूँगी कि अगर वहाँ पर तुम रजिस्टर्ड हो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डेटा सारा बेस में वहाँ से ले लूँगी तुम्हारा, अरे। उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स दिए। अब ना एक चीज़ जो तुम्हें समझने वाली है यहाँ पर, वो ना ये है, डेफिनेशन ही है, हाँ सब डेफिनेशन ही है। हाँ ना, इस वाला जो ये है ना, ये तुम्हारा कोड, दिस एंटायर कोड, इस यूजुअली कभी भी कोई एक्ट, कोई कोड में एक डेफिनेशन का सेक्शन होता है ना, उस डेफिनेशन में ABCD सारे डेफिनेशंस होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है, राइट। यहाँ पर है ना, क्योंकि ये कोड वैसे अलग अलग डिवाइडेड है तो उन्होंने 3 पार्ट में डेफिनेशन दी है तुम्हें, ठीक है। एक पहले तुम्हारा प्रिलिमिनरी था, जो प्रिलिमिनरी सब पर अप्लाई होता है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन वहाँ दी। उसके बाद इनका वो जो सेक्शन खत्म हो रहा था, पार्ट 2 खत्म होता था इनका, सॉरी पार्ट 1 खत्म होता था 3rd पे, ठीक है, हाँ 3rd पे, राइट। तो तुम्हारे 4th से अलग सेक्शन शुरू हो गए, तो उन्होंने 5th सेक्शन में एक वो डेफिनेशन दी जो सिर्फ पार्ट 2 पर अप्लाई होती है, ठीक है, राइट। फिर उन्होंने एक और डेफिनेशन सेक्शन निकाला जो पार्ट 3 के लिए निकाला, 79 सेक्शन में। फिर 78 से तुम्हारा वो शुरू हो रहा है, पार्ट 3 शुरू हो रहा है, तो 79 सेक्शन उन्होंने अगेन डेफिनेशन की निकाली। तो दिस कोड कंटेन्स 3 डेफिनेशन सेक्शंस, right? 1 preliminary which applies to everybody, 2 which applies to only the
corporates. शाबाश. And 3 which applies only to the individuals and firms too, right? इसमें तुम्हारे हैं, रन कर दो ना. ठीक है, अब सारे डेफिनेशंस ऑफ कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इतने इम्पोर्टेंट, बट हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. और कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपने अब तक कभी भी नहीं हमने सुने, मतलब ये चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा फिर वो कुछ मतलब समझ में आएगा, तो हम वैसे वैसे एड्रेस करेंगे. ठीक है, पहले तो तुम्हारी ऐसे ही है, बोर्ड बेंच बायलॉज ये तो तुमको पता है ना, चार्ज भी तुमको पता है, इजियर है तो ये जान दो. क्लेम मतलब किसी इंसान का किसी पर कोई क्लेम है तो मतलब यू हैव सम राइट ओवर समबडी, क्लेम ओवर यू, आई हैव अ एक्शनेबल क्लेम. ऐसा क्लेम मतलब आई हैव अ राइट टू गेन मनी फ्रॉम यू, राइट, कुछ भी पैसा लौटाना है तुमको जो भी, तो वही है. क्लेम मीन्स राइट टू पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस्ड और जजमेंट फिक्स्ड डिस्प्यूटेड व्हाटएवर अनडिस्प्यूटेड, कोई भी तरीके का क्लेम हो सकता है. एंड राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्लेम कैन बी ऑफ पेमेंट और क्लेम कैन बी ऑफ रेमेडी. डन, पढ़ लोगे बाकी तो इसमें. उसके बाद तुम्हारे कॉर्पोरेट पर्सन है वो भी तुमको पता है क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक, फिर तुम्हारे हैं ये जो जर्नल सब पे अप्लाई होगा सेक्शन 3 वो है ना. हाँ जी, हाँ जी. अब ना इसमें कुछ कुछ केस लॉज दिए हुए हैं थोड़े बहुत जो हम मार्क कर लेते हैं अभी, फिर देखते हैं. क्लेम में तुम्हारा सेकंड जो पॉइंट्स के नीचे जो पैराग्राफ है ना, यू हैव स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, राइट, मार्क दैट केस लॉ. ये केस लॉ तुम्हारा कई बार इस एक्ट के बेसिस पर आता है, यानी कि ना ये एक्ट, ये द एक्ट नहीं सॉरी द कोड, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. अगर इस चीज़ का क्वेश्चन उठा ना तो ये वाला केस मेंशन किया जाता है. इस केस में बहुत ज़्यादा आईबीसी को डिस्कस किया गया था. आईबीसी एक नया केस है, नया कोड है, न्यू है सब कुछ. तो भाई ये कोड हर दिन अमेंड हो रहा है, हर दिन कोई न्यू चीज़ आ रही है, हर दिन कोई कंफ्यूजन हो रहा है. तो फिर ना जब किसी बात पर वो केस गया कोर्ट के अंदर तो उन्होंने आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही जज कर दिया कि भाई ये क्या है फालतू, रोज तो अमेंड हो रहा है, इसका क्या वजूद है, क्या इस पर भरोसा कर रहे हो. देन द कोर्ट क्लैरिफाइड कि ऐसा थोड़ी ना होता है. इफ अ लॉ इज न्यू देन इट विल बी अमेंडेड. जैसे जैसे वो अमेंड होता जाएगा वैसे वैसे वो पक्का होता जाएगा, इट विल बी क्लियर, राइट. तो उन्होंने फिर उस चीज़ पे बस स्पेसिफाई किया कि भाई ये सही है क्या नहीं है ऐसा. तो यहाँ पर आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को क्वेश्चन किया गया एंड लेटर ऑन बिगिन कि नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट हो रही है तो कोई गलत बात नहीं है, इट इज फॉर द बेटर, राइट. फिर तुम्हारा है इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक, राइट. इसमें भी यही था कि आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जज किया गया था और क्लेम को मतलब वहाँ पर वो है क्लेम के मतलब को चेंज किया गया, मतलब समझा गया था, मीन्स अ राइट इवन इफ इट इज डिस्प्यूटेड, है ना. भले वो राइट डिस्प्यूटेड है पर है तो सही ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि राइट इंक्लूड्स डिस्प्यूटेड राइट्स. और फिर तुम्हारे पास है हाँ कॉर्पोरेट पर्सन का भी, राइट. यहाँ पर एक स्पेसिफिक मार्क करो. वैसे तुम्हें कॉर्पोरेट पर्सन अच्छे से पता है बट इसका लास्ट लाइन मार्क करो, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. तो यानी कि आईबीसी के अंदर कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं आएंगे, ठीक है. वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर सारा कुछ वो वहाँ पर ही है तो यहाँ पर नहीं है. मतलब अगर बैंक वगैरह कोई से बैंकरप्ट वगैरह होगा तो इसके केसेस इसमें नहीं इसमें नहीं आएंगे. हाँ राइट, एग्जैक्टली राइट. ठीक है, डन है. उसके बाद तुम्हारा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी वो था आई थिंक इसमें इसका हाँ इसका वो जज किया था कि क्या ये वो है कॉर्पोरेट बॉडी है तो नहीं, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच विल नॉट बी कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट. ऐसा तो वो खुद एनएचए के लॉज के अंदर ही गवर्न होगा, नॉट अ कॉर्पोरेट पर्सन माना गया इसको. देन यू हैव कॉर्पोरेट डेटर, हाँ who owes a debt to any person. डन है. फिर तुम्हारा ये पूरा एक्सप्लेन किया गया. अच्छा अगर मान लो वो तुम्हें था ना द वर्ड गारंटर जो हमने पीछे पढ़ा था, करेक्ट. तो अगर गारंटर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अगर पर्सनल गारंटर टू अ कॉर्पोरेट डेटर था तो किस पार्ट में डील हो रहा था, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, राइट.
क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी की गारंटी दे रहा है, राइट? हमें ये समझ में आता। तो सिमिलरली हमने ये समझा कि अगर कोई इंसान एक इंसान की ही गारंटी देगा तो वो पार्ट 3 में कवर होगा। अगर एक इंसान एक कंपनी की गारंटी देगा तो पार्ट 2 में कवर होगा। अगर एक कंपनी गारंटी दे रही है तो कंपनी गारंटी भले इंसान के लिए दे या कंपनी के लिए दे, एंटायरली इट विल बी अंडर पार्ट 2, राइट? तो if a corporate person extends guarantee for a loan transaction concerning a principal borrower not being a corporate person, समझो है ना, it would still be covered within the meaning of expression corporator. आया? पढ़ जैसे समझ आया? पक्की बात? नहीं आया ना? if first line दोबारा पढ़। if a corporate person extend guarantee for a loan transaction concerning a principal borrower not being a corporate person. हाँ If a corporate person extend the guarantee for a loan transaction, अगर वो पर्सन कॉर्पोरेट कंपनी का गारंटी एक्सटेंड करती है तो जो बॉर्रोवर है वो नहीं हाँ बॉर्रोवर नहीं, तो कंपनी वो नहीं करेगी, बॉर्रोवर नॉट बीइंग का वो फिर कॉर्पोरेट वो नहीं रहेगी, कंपनी वो नहीं रहेगी। क्या नहीं हुई? सॉरी ये तो ये तो पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है पीछे हमने। कि वो कॉर्पोरेट पर्सन है फिर वो कंपनी के वो नहीं होगी, मतलब गारंटी नहीं होगी, जो अभी आपने बोला। ये नहीं बोला मैंने। फिर क्या हुआ? ये है क्या भाई? इसको तो 4 शब्दों में बता दें, हम पीछे पढ़ के आए थे। वही जो गारंटी वाला क्या था वो? कॉर्पोरेट पर्सन जैसे वो ये था कि पर्सनल गारंटर था तो वो कंपनी को वो दे दी गारंटी दे रहा था, तो वो उस पे आया सेकंड पार्ट पे। और जैसे अगर पर्सन है और वो इंडिविजुअल को दे रहा है तो वो इंडिविजुअल में आया पार्ट 3 में। अब इससे रिलेटेड एक हाँ। और चीज बस लास्ट वाली जो बोली जो रहती है वही रहती है। अगर कॉर्पोरेट पर्सन एक्सटेंड्स, अगर कंपनी चाहे वो Extend कंपनी की गारंटी ले रही है चाहे वो इंडिविजुअल के ले रही है, वो पार्ट 2 में ही कवर होगा। अच्छा हाँ, एक और बस था वो कि personal- कंपनी के उसमें हाँ। तो उसमें आया हाँ। ये तो सुनिए वही तो लिखा था, तो कंफ्यूज क्यों हुई मैं? ये तो कुछ नहीं बारी ये खत बंद हो गया, इसकी चार्जिंग भी। ऐसा करते हैं ना, अगर डेटर तुम्हारा कंपनी है, राइट, और वो अगर गारंटी दे रहा है किसको? अगर एक या तो इंडिविजुअल को या तो दूसरी कंपनी को। इन दोनों केसेस में ये वाला इंसान और ये वाला इंसान सारे के सारे कहाँ कवर होंगे? पार्ट 2। आया समझ? दूसरी पक्की बात। पार्ट 2 के 3 पार्ट 2 ये वाला बंदा एक कंपनी किसकी गारंटी दे रही है? एक इंडिविजुअल की। पार्ट 2 अब ये वहीं लिखा है, देख फर्स्ट लाइन दोबारा पढ़। अ कॉर्पोरेट गारंटर गिविंग गारंटी फॉर अ डेटर हु इज नॉट अ कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब इंडिविजुअल है ना? प्रिंसिपल बोरोवर नॉट बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन। जब गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना, एक होता है प्रिंसिपल वाला डेटर, एक होता है गारंटर। तो ये प्रिंसिपल डेटर है, इसने लोन लिया था ना, राइट? तो ये दोनों केसेस में ये पार्ट 2 माना गया, राइट? अब अगर डेटर एक कंपनी नहीं है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है? डेटर एक इंडिविजुअल है, सो डेटर बोलते हैं गारंटर आएगा। हाँ, गारंटर एक इंडिविजुअल है, ठीक है? वो गारंटी दे रहा है किसके लिए? या तो एक इंडिविजुअल के लिए या तो एक कंपनी के लिए। इधर मैं डेटर लिख देती हूँ और इधर मैं गारंटर लिख देती हूँ। सॉरी, डन है?
एक इंडिविजुअल है जो गारंटी दे रहा है एक इंडिविजुअल के लिए, कहाँ पर कवर होगा? थर्ड। पार्ट 3 में। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर इंडिविजुअल्स है। हाँ। और अगर एक इंडिविजुअल है गारंटी दे रहा है कंपनी के लिए तो सेकेंड पार्ट 2 पढ़ा था हमने ये चीज़ पीछे, राइट? तो ये पार्ट 2 में कवर होगा। डन। सिर्फ ये कि यही चीज़ है जो पार्ट 3 में जा रही है, बाकी सारे जो गारंटी दे रहे हैं वो सारे के सारे पार्ट 2 में कवर हो रहे हैं। डन है? क्लैरिटी? बस उन्होंने लिखा घुमा के बात वही लिखी हुई है जो हमने पढ़ी हुई है। ये खेड़। चलो ठीक है, यहाँ तक कवर हुआ। उसके बाद तुम्हारे पास है कोड सर्विसेज। काम करनी क्या पड़ेगा? कोड सर्विस क्रेडिटर तुमको पता है एनी पर्सन जो भी कोई भी तरीके का क्लेम है जिसके पास, राइट? जिस भी इंसान का कोई भी क्लेम है वो तुम्हारा क्रेडिटर होगा। दैट क्लेम कैन बी फॉर फाइनेंशियल रेमेडीज और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज, राइट? डेट हो गया, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, डिफॉल्टर मतलब नॉन पेमेंट ऑफ डेट हो गया, उसने डिफॉल्ट कर दिया ऑफ एनी पार्ट, पूरा डेट नहीं पे किया या कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तभी भी वो डिफॉल्टर ही माना जाता है, राइट? देन यू हैव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंसान की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू हिज रिकॉर्ड ऑफ डेट, लाइबिलिटीज, एसेट्स, एनीथिंग। यहाँ तक सही? देन यू हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंक्स और ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहेंगे तो अभी क्या ही, कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स, नॉट इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल सर्विस मतलब क्या हुआ? इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, नेमली एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, राइट? ये कौन सा वो नहीं करते थे, हमने पढ़ा था सीएमएसएल में पोर्टफोलियो मैनेजर और ये सारे होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं, तो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग एक तरीके की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट? उसके अलावा अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एजेंसीज हो गई, ऑफरिंग, मैनेजिंग और अग्रीइंग टू मैनेज एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, रेंडरिंग और अग्रीइंग फॉर कंसिडरेशन टू रेंडर एडवाइस ऑन और सॉलिसिटिंग फॉर द फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग सेलिंग, ठीक है? कोई तरीके की आपको एडवाइस दे रहा है फॉर बाइंग सिक्योरिटीज, कोई तरीके का लोन देना, कुछ भी, जैसे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, एडवाइस करते हैं। ये सारे हो गए। एस्टैब्लिशिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, मेंटेनिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स, ये सारे अंडरराइटिंग एक्सेट्रा, ठीक? बढ़िया। इतना बहुत, इतना ही बाकी का जरूरत है। फिर वो पीपीएन, हाँ, ये बेटा रिलेटेड को है ना, एजेंसी, फिर वही हो गया। ये हुआ। अब ये तुम जो पढ़ रहे हो ये तुम्हारा पार्ट 3 के अंदर पर्सन की वाली भी डेफिनेशन में देखो, आई थिंक इंडिविजुअल ये सारे हैं ना, एचयूएफ कंपनी सब कुछ है ना? हाँ जी। हाँ, तो बस ये इसलिए सब पर एप्लीकेबल हो गया ये वाला, इसलिए यहाँ पर सब कुछ है। देन यू हैव ये सेक्शन 3 अगेन डेफिनेशंस आई, तो ये तुम्हारी पार्ट 2 की डेफिनेशंस होंगी जो किस पर एप्लीकेबल रहते हैं? सिर्फ कंपनीज, कॉर्पोरेट्स इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी आ गए, राइट? डॉक्यूमेंट्स आ गए, देखो एओए, एमओए, ये सारे आ गए। एप्लीकेंट हो गया, कॉर्पोरेट डेटर हो गए, ये सारे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ये अलग अलग सेक्शंस हैं सारे। कॉर्पोरेट गारंटर, एक ये वही चीज़ है ना, ये पूरा हमारा जो हमने पढ़ा, राइट? फिर तुम्हारे पास है डिस्प्यूट्स, ये आगे चैप्टर्स में जाएगा कि डिस्प्यूट एग्जैक्टली क्या होता है, क्या नहीं होता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन हुआ? मीन्स अ पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेट इज ओड, है ना? डन है। फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन पूछी हुई है, ये भले माफ कर लो, काम किए 2-3 बार पूछी हुई है सब डेफिनेशंस में से, यही वाली, ठीक है? तो फाइनेंशियल डेट मतलब कोई भी एनी अमाउंट ऑफ डेट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट के साथ समेत पूरा डेट होता है। कोई भी लायबिलिटी, हाँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल डेट जो आपको पे ऑफ करना है, विच इज डिस्बर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ कि हम उस फाइनेंशियल डेट को टाइमली पे ऑफ करने की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि डेट अगर पे ऑफ होने वाला है तो लेट होगा तो फिर वो कोई तरीके का क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, राइट? हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पर वही फाइनेंशियल डेट को टाइमली पे ऑफ करने की बात करते हैं और इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ करने की बात करते हैं, राइट? तो इट इंक्लूड्स मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनी अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस एंड एनी एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। वो कोई भी हो, अगर आप इसका वो मतलब हो, जैसे कि अगर मान ले मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे और मैंने बोला कि तेरी कंपनी तो ठीक काम कर रही है, तेरे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर दूँ, मैंने डिपॉजिट कर दिए पैसे और तू नहीं दे रही वापस,
तो ये भी एक तरीके का डिपॉजिट फैसिलिटी हुई। तो डिपॉजिट होल्डर्स कंपनी में नहीं हमने देखा डिपॉजिट होता है, तो बस ये भी एक तरीके का लोन ही हुआ ना, डेट ही हुआ। तो एनी अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस अंडर एनी एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, आपने मांगे नहीं, मैंने दिए और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो बात घूम के वही हो गई, राइट। एनी अमाउंट रेज्ड पर्सन टू एनी नोट परचेज फैसिलिटी और द इश्यू ऑफ बॉन्ड्स नोट्स, राइट, कोई तरीके के इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट तुमने पैसे मुझसे लिए हैं, अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और परचेज कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, डी वाला amount of liability in respect of lease, hire purchase, which is deemed जो भी हायर परचेज के थ्रू या तो जो भी लीज में लायबिलिटी क्रिएट होती है, जिसमें डिफॉल्ट किया होगा हमने, उसके केसेस मतलब फाइनेंशियल डेट होगा वो भी। लीज और हायर परचेज के थ्रू जो भी फाइनेंशियल डेट क्रिएट होगा उसी को बोला। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज जैसे वेंडर के थ्रू हम करते हैं इंस्टॉलमेंट। हाँ 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 हाँ, सही जा रही है। क्या बोल रही थी, वापस बोल। वेंडर के थ्रू वो लेते हैं, सामान लेते हैं, जो भी परचेज करते हैं शेयर और वो, तो इंस्टॉलमेंट में पे होते हैं लमसम अमाउंट। पहले हम हायर पे लेते हैं, फिर लास्ट में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम परचेज करना चाहते हैं कि वापस देना चाहते हैं, ऐसा कुछ था ना। हाँ, पहले हायर पे लेते हैं हम। ऐसा ना, इसको हायर पे लेना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जब तक आपने पूरा पे ऑफ नहीं किया है ना उस सामान को, तब आपने वो हायर किया हुआ है। हम मान लेते हैं ये चीज़, क्यों? क्योंकि आपके पास सामान है, आप पैसे दे रहे हो, पर आपका सामान नहीं है, राइट। तो ये तो पंगा हो गया ना, तो इसलिए हम लोग उस टाइम पीरियड तक, जब तक तुमने सारा पे ऑफ नहीं किया, हमने मान लिया कि तुमने इसको हायर पे लिया हुआ है, राइट, क्योंकि हमें ओनरशिप ट्रांसफर हम तुम्हें अभी नहीं कर सकते। अब ये मोस्टली यहाँ पर कैसे आ रहा है ना, तुम वो समझो कि अगर मान लो तुम्हें कोई गाड़ी खरीदनी है, तो तुम क्या करोगे, तुमने बैंक से लोन लिया, अब तुम क्या करोगे वहाँ पर कि तुम एक वो बेसिक क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट, वो फीस दोगे, सिक्योरिटी क्या नहीं, सिक्योरिटी नहीं, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, सारा मेरी वोकैबुलरी गायब हो गई मीनों में। हाँ, तो तुम कुछ डाउन पेमेंट दोगे, उस डाउन पेमेंट के बाद तुम क्या करोगे, बैंक से जो भी लोन होगा, और वहाँ पर बैंक उनको पूरा पैसा दे देगी, तुम अब बैंक के थ्रू लौटाते रहोगे पैसा, राइट। उस टाइम तक, जब तक तुम बैंक को सारा पैसा नहीं लौटाते हो, वो गाड़ी बैंक की है और तुम उसको हायर पे यूज कर रहे हो। अगर तभी तो बोलते हैं ना, बैंक चाहे तो गाड़ी उठा के लेके जा सकते हो, क्यों? क्योंकि ओनरशिप उनकी है, पैसा उन्होंने दिया है इस गाड़ी का, right, that is hire and then purchase, then which is deemed as a finance or capital lease under the Indian accounting standards, then उसके अलावा रिसीवेबल से सोल्ड मतलब डिस्काउंटेड अदर देन रिसीवेबल सोल्ड और नॉन बिल्स रिसीवेबल वगैरह ना। बिल्स रिसीवेबल क्या? सोल्ड डिस्काउंटेड तो समझ में आ गया, सोल्ड का डिस्काउंटेड में क्या समझ आया? जब बैंक के साथ हम बैंक को दे देते हैं, तो बैंक थोड़े चार्जेस काट के हमें वो पेमेंट दे देता है, फिर बैंक की ड्यूटी होती है वो कलेक्ट करने की सारी। इस दोनों वर्ड्स में क्या लिखा है? सोल्ड और डिस्काउंटेड, दोनों का मतलब फिर सेम ही है, सोल्ड और डिस्काउंटेड, ठीक है। सोल्ड और ठीक डिस्काउंटेड ना, वो इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। मतलब सोल्ड डिफरेंट हुआ वही, कुछ भी नहीं इसमें अलग, इन्होंने सेम ही हाँ, करा जो हुआ है। बैंक को दे ही दिया तो सोल्ड ही हो Same दे दिया है। गया। सोल्ड और है ना, डिस्काउंटेड। सोल्ड अगर उन्होंने ऐसे लिख दिया होगा कि हाँ सोल्ड तो तुम्हें पूरे पैसे मिल गए होंगे, डिस्काउंटिंग में तुम्हें कम मिल गए होंगे, राइट। देन उसके बाद एनी अमाउंट रेज्ड अंडर एनी अदर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, इसका मतलब ये तो मैं भी भूल गई, एनी अमाउंट रेज्ड अंडर एनी अदर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल, अच्छा हाँ। कोई अमाउंट अगर ऐसी ट्रांजेक्शन से आ रहा है, मतलब परचेज एग्रीमेंट के थ्रू आ रहा है। फॉरवर्ड सेल का क्या मतलब हुआ? पैसे आज ले लिए, बेचूंगी बाद में ना, फॉरवर्ड सेल का मतलब है ना? हाँ कि बाद में क्रेडिट पे सामान मैंने एडवांस ले लिया और बेचूंगी बाद बाद में में। अब मैंने नहीं तेरे को प्रॉपर्टी बेची, तो फिर वो जो पैसे तूने मैंने पहले लिया था वो लोन हुआ, तो वो हमें वापस देना पड़ेगा, ठीक है, डन, ठीक है। तो बस तुमने कुछ अब फाइनेंशियल डेट्स दिए हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा इस मतलब ये डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीजें फाइनेंशियल डेट्स में आती डेट में आती है। बस इन्होंने ना थोड़ा सा वही इंक्लूसिव डेफिनेशन इसकी भी रखी है
कि डेट कोई भी प्रकार का डेट हो सकता है। तुमने बकायदा पैसे लिए हैं तो वो तो डेट है ही, पर किसी ने दे दिए, तुम्हारे पास आ गए, तुम नहीं लौटा रहे, किसी और के पैसे फलाना ढिंगा सब कुछ डेट है। ठीक है। ठीक, तो ये पढ़ने नीचे NCLAT जजमेंट्स ये नहीं नहीं बस यहाँ तक है ना, आए तक। हाँ, ठीक है। ठीक। फिर तुम्हारे पास अब फाइनेंशियल पोजीशन है कि भाई उस इंसान की उस दिन पर सर्टेन डेट पर क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगी, राइट। अब ये सारे तुम्हारे चैप्टर 15-16 में चला जाएगा, तो ये वहीं पर ही पढ़ेंगे। लिक्विडेशन सब कुछ वहीं पर आने वाला है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इंटरिम फाइनेंस, एवरीथिंग इज देयर। तो हमने कहाँ से पढ़ना है? अब ये एक मार्क कर लो, तुम्हारा ऑपरेशनल क्रेडिटर मार्क कर लो। ये भी आगे आएगा बेटर तरीके से, बट जस्ट लेट्स सी इट। क्या होता है ना, डेटर्स जो होते हैं, सॉरी क्रेडिटर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। सिमिलरली विद डेटर्स ऑल्सो, एक होंगे फाइनेंशियल डेटर्स, ऑपरेशनल डेटर्स, राइट। अब जो इंसान फाइनेंशियल वाला होगा ना, फाइनेंशियल डेटर होगा, वो इंसान है जो जिसने स्पेसिफिकली आपको लोन दिया है कोई पर्पस के लिए, वो तुम्हारी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, तुमने उससे पैसे मांगे, सिंपल बैंक से तुमने लोन लिया, वो फाइनेंशियल डेट है, फाइनेंशियल डेट है। ऑपरेशनल जो क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल डेटर्स होते हैं, वो होते हैं जो ट्रेड क्रेडिट हो गया, तुम्हारा सामान तुमने बेचा, वो एडवांस में कुछ पैसा ले लिया, या क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें सामान बेचा, तुमने बोला मैं बाद में पैसे दे दूंगी, ये ट्रेड क्रेडिट हुआ, राइट। ये ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, राइट। और मोस्टली प्रॉब्लम ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए आती है, क्योंकि हर जगह पर फाइनेंशियल इंक्लूडेड था, राइट। ऑपरेशनल डेट कहीं पर इंक्लूडेड नहीं था, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये लॉ है स्पेसिफिकली। और right means a person to whom an operational debt is owed and includes any person to whom such debt has been legally assigned or transferred। हाँ ठीक है, जिसको लोन में असाइंड और ट्रांसफर्ड का भी मतलब ये हुआ ना कि मैंने तेरे को पैसे देने थे, तूने बोला चल मुझे उसको देने तो उसको दे देना, तो तूने अपना डेट इसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो वही इसमें देखो अगला वाला में ऑपरेशनल डेट मींस अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विस, है ना। आपके काम से लेना देना होना चाहिए इस डेट का, goods or service including employment or a debt in respect of any payment of dues arising under any law of the time being in force। किसी आपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी है, ऑपरेशनल डेट है, राइट। फिर तुम्हारे पास अब ये सिमिलर प्रोविजंस आ गए, रिलेटेड पार्टी, ये वो दो बार भी दिए हुए रिलेटेड पार्टी को, नहीं दोनों के लिए दिए, कॉर्पोरेट के लिए रिलेटेड पार्टी और इंडिविजुअल के लिए। हाँ ठीक है, सब आएगा आगे। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, रेजोल्यूशन प्लान चैप्टर 19 में चला जाएगा, और ये डेफिनेशन रिपोर्ट 79 तो मत ही पढ़ो, क्योंकि पार्ट 3 ऑफ द एक्ट इस किताब में है ही नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाया नहीं, खाली डेफिनेशन पढ़ के क्या करोगे, राइट। और केस लॉज भी रेलेवेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस चैप्टर इज डन फॉर नाउ, इट इज डन। ठीक है। तो कल ये बुक करें कि ये करनी है? मुझे बताओ, फिर मैं पार्ट लेके आऊँगी। हाँ ये बंद कर देगी सिर्फ, बस पॉज कर रेड वाला दोबारा ना। हाँ